साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, अनीति के विरुद्ध हो बात या विकास का समान वितरण हो, और कहीं भी कोई गरजता है, दहाड़ता है, बोलता है और विद्रोह करता है, उसमें वर्षों का जो शोषण है उसके प्रति एक प्रतिकार की भावना होती। हो सकता है उसकी भाषा, उसका लहजा, उसका टोन आपको पसंद नहीं आए, लेकिन उसके पीछे उसके कारणों को आपको तलाशना होगा। शायद यही कारण है कि यूथ लीडर जयराम महतो के पीछे आज युवाओं की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वे कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो युवा उनके पीछे पीछे चलने को तैयार होता है। आज बाकायदा उन्होंने चुनावी उद्घोष कर ही दिया। धनबाद के गोविंदपुरी में उनकी समिति कहिए या उनकी पार्टी कहिए, उसके युवा मोर्चा की बैठक थी। बैठक नहीं बल्कि सम्मेलन था, जिसमें जमकर बोले जयराम महतो, और सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ ही नहीं बल्कि राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ, बल्कि यूँ कहिए कि व्यवस्था में जो अनीतियाँ हैं, व्यवस्था में जो त्रुटियाँ हैं, सिस्टम की जो गड़बड़ियाँ हैं, उसके खिलाफ वो मुखर होकर बोल रहे थे। और ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट ओरिएंटेड लगते हैं, उनकी बातों से ऐसा लगता है। कहीं कि वो उग्र ज़रूर होते हैं, हालांकि बचना चाहिए, लेकिन उसके उन्होंने कारण भी गिनवाए, बताए। दोस्तों, ऐसा ही मैंने देखा है कि बहुजन समाज का जब आंदोलन शुरू हुआ था, तब बहन जी मायावती भी कई बार गुस्से में, आक्रोश में, विद्रोह में कैसी भाषा का इस्तेमाल करती थी। दरअसल संभ्रांत कहे जाने वाले लोग समझ नहीं पाते कि जो व्यक्ति एक ग्रामीण अंचल से आता हो, जिसने शोषण को बड़ा करीब से देखा हो, महसूस किया हो, सहा हो, उसके भाषा से आप संभ्रांतपना नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं चाहता हूं दोस्तों कि उन्होंने जो पूरा भाषण दिया वो आप सुने। इससे पहले कई बातें उन्होंने साफगोई से बताई। जितनी अफवाहें चल रही थी देवेंद्रनाथ महतो को लेकर, उस पर उन्होंने आज दिन में ही कहा मीडिया के रूबरू होकर कि देवेंद्रनाथ महतो से उनकी बात हो चुकी है, वह स्वस्थ हैं, मजबूत रहना है आपको। ये बातें कही उन्होंने, और कई बातें रेखांकित करने लायक हैं उनके भाषण की, लेकिन मैं चाहता हूँ वो आप सुने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ज्वाइन भी कर लें। ज्वाइन करने से आप हमारे सहभागी हो जाएंगे, सहयात्री हो जाएंगे। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान आपको करना होगा, वो आभार होगा, हम शुक्रगुजार रहेंगे। और साथ ही जिस तरह आपका सहयोग मिल रहा है उसी तरह आप सहयोग बनाए रखें और धड़ाधड़ वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए अब सुनते हैं गोविंदपुर धनबाद में युवा मोर्चा के सम्मेलन में आखिर उन्होंने क्या कहा, जिसकी गूंज महज रांची नहीं दिल्ली तक पहुंच चुकी है। एक वोट फिक्स होता है, एक वोट क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि क्या करें ना करें। एक वोट होता है स्विंग होता है, वो माहौल को देख के स्विंग करता है। स्विंग वोटर कहाँ होता है, बूथ में होता है। और कंफ्यूज वोटर कहाँ होते हैं, मार्केट में होते हैं। तो जब हमारी रैली हो रही थी तो हमारी रैली में बगल में देख रहे हैं कि भाई एनडीए के जो नेता हैं, उनके जो सुप्रीमो आए हैं, उनके साथ 500 लोग घूम रहे हैं। जो इंडिया वाले हैं, मुख्यमंत्री भी आए, फिर भी 500 लोग घूम रहे हैं। और जयराम महतो जहां निकल रहा है 15,000 नौजवान पीछे है। तो कंफ्यूज वोटर हमारी ओर आ रहे थे। ये वोटिंग का नियम है। तो मुझे पूरा विश्वास था कि यदि और 10 दिन समय होता और 10 जगह और रोड शो मेरा हो जाता तो 1 लाख वोट मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं था। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि समय ज्यादा है, समय बहुत कम है, इसलिए आज आपको लग जाना है। आज से ही आपको, आज की तारीख से ही आपको इस चुनाव का शंखनाद कर देना है। इस चुनाव को जीतने की तमाम रणनीतियों को आपको तैयार कर लेना है। ये चुनाव समस्त झारखंडियों के विश्वास का चुनाव है। ये चुनाव उनकी उम्मीदों का चुनाव है। ये चुनाव उनके भरोसे का चुनाव है। ये चुनाव एक नई आशा, एक नई किरण। आज इस चुनाव में हमारा प्रदर्शन बहुत कुछ बयां करे। इसलिए आज
आप सबों से हमारा सख्त हिदायत होगा और विशेष क्रम केंद्रीय अध्यक्ष महोदय युवा मोर्चा से कहेंगे कि आप आज से लग जाए, अपनी जो सेना है, आपके जो सिपाही हैं, उनको आज ही रणभूमि में रणनीति के साथ कुछ करने के लिए तैयार करें, क्योंकि अब रणभूमि में अगर हम लोग जाते हैं तो विजय तिलक के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। चुनाव जीतने के लिए बूथ जितना बहुत मायने होता है। हम लोग अगर बूथ में भी, हर एक बूथ में हमारे 5-5 लड़के होते हैं तो मान के चलिए वहां नहीं करने से भी 20-20 वोट इंक्रीज होता। शायद 1000 बूथ ऐसा था जहां हमारे बूथ के एजेंट नहीं थे, तो मान के चलिए अगर वहां 5-5 लड़के होते हैं तो 1000 बचे 5000, फिर 5000 लोग अगर 20-20 लोगों को मैनेज करते तो फिर 5000 इंटू 20 कर दीजिए, कहां जाएगा? यानी उतना वोट हम लोग मिस कर गए। इसलिए आप लोग बूथ स्तर पे जाइए। झारखंड की जो भौगोलिक दशा है वो काफी भिन्न है, काफी अंतर है। सभी अपने अपने क्षेत्र में लग जाए। जब आपकी आवश्यकता होगी, अगर मान के चले कुछ का बुलावा अगर कोल्हान होगा आप जा सकते हैं, रामगढ़ वालों का बुलावा अगर संथाल में होगा आप लोग आ सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता दीजिएगा अपने क्षेत्र को, क्योंकि आप उसको समझते हैं, आप उसको जानते हैं। और हमें आशा है और पूरा विश्वास है, अगर आप 100% देते हैं तो बेहतरीन सीटों के साथ हम लोग विधानसभा में जाएंगे ही नहीं, वहां विधानसभा में झारखंड को लूटने के मंसूबे से जो लोग आ रहे हैं उनके माथे पे पसीना होगा, उनके माथे पे पसीना होगा। इसलिए आज ये चुनाव हमारी जनता के लिए, आज उनके लिए हम लोग इस चुनाव में आए हैं। सब मौका आपने सबको दिया। अब हमारे भाई साहब कह रहे थे कि मौका आपने सबको दिया, लेकिन आपने कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा, कभी हिसाब नहीं मांगा। सही बात है, अभी खेती बाड़ी का दिन है, हरवाह रोपनी को दोनों को हम लोग अपने घर में काम पे लगाएंगे। अगर वो हरवाह ठीक से काम नहीं करेगा तो उसकी मजदूरी में कटौती कर लेंगे। अगर वो रोपनी आधा दिन के बाद चली गई किसी कारणवश तो उसकी मजदूरी में हम लोग कटौती कर लेंगे। लेकिन इनको 3 लाख का पेमेंट मिलता है, हम लोग चर्चा नहीं करते। झारखंड के तमाम विधायकों का पेमेंट ऑल ओवर इंडिया में सबसे हाईएस्ट कहीं है तो झारखंड में, लेकिन हम लोग उनसे हिसाब नहीं मांगते हैं, उनसे हम लोग सवाल नहीं करते हैं। यही हमारी भूल होती है। इसलिए आज हमें उनसे सवाल करना चाहिए। और एक चीज आपने भूल उस समय भी किया था कि गांव में कोई नेता आते थे, आप लोग घुसने नहीं देते थे, तो इससे भी थोड़ा सा आपका इंप्रेशन खराब हुआ था। जबकि हमने आपको बार बार कहा कि उनको घुसने दीजिए, रोकिए किसी को मत, उनको बैठाइए, फूलों की माला पहनाइए, ठंडे पानी पिलाने का काम कीजिए, बल्कि एक मिठाई भी खिलाइए। लेकिन सवाल पूछिए कि जब आप विधायक नहीं बने थे उस समय आपके पास आपके बाप की जो पैतृक संपत्ति है 5 एकड़ वही था, आज 50 एकड़ कैसे है? सवाल पूछने आपको। लेकिन आपने तो गांव से ही भगा दिया। ये आप नहीं कीजिएगा, चाहे कोई रहे। कहीं के विधायक प्रत्याशी अगर आपके गांव आते हैं, आने दीजिए, उनका स्वागत कीजिए, फूलों की माला पहनाइए, ठंडा पानी पिलाइए। खैर अब तो चाय पिलाना होगा, ठंडा का दिन है, लेकिन सवाल जरूर पूछिएगा। जो आपके गांव में आएगा उनके बारे में रिसर्च कीजिएगा कि उनको हम कहां सवालों में घेरेंगे। भगाना नहीं है कि मुसीबतों से भागना नहीं है, घबराना नहीं है, उनको बुलाना है, उनको बुला के बैठाना है और बैठाने के बाद ही सवाल करना है कि हमने आपको एक लीडर के रूप में भेजा था सदन में या एक व्यापारी के रूप में भेजा था। पहली बात, यहाँ बहुत सारे व्यापारी बंधु होंगे, हमारे व्यापार से और व्यापारी से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक लीडर अगर व्यापारी बनता है तो हमें आपत्ति है। क्योंकि अगर लीडर अगर व्यापारी का रूप धारण कर लेगा तो पूरे देश को बेच देगा। देख ही रहे हैं, सेल बेचा जा रहा है, भेल बेचा जा रहा है, रेल बेचा जा रहा है, मालूम है आपको। अगर एक लीडर में अगर व्यापारी वाला गुण होगा पूरे देश को बेच देगा। इसीलिए हमें व्यापार से कोई आपत्ति नहीं। हम तो नौजवानों से कहते हैं आप व्यापार भी करें, क्योंकि नौजवान अगर आप रोजगार की बात नहीं करेंगे तो ये अन्याय होगा। बिल्कुल, जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तैयारी करें। बाकायदा हम लोगों ने ये भी कहा था हम लोग लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे, वो हमारे हमेशा घोषणा में रहेगा। विधानसभा के चुनाव में भी लाइब्रेरी हमारा प्रमुख रहेगा। तो आप लोग निसंदेह जो भी नौजवान है आप लोग कंपटीशन की तैयारी करने कीजिए, लेकिन व्यापार की ओर भी जाइए। क्योंकि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अगर आप नौकरी करते हैं तो फिर आपका आने वाला पीढ़ी शून्य से शुरुआत करेगा।
यदि आप दरोगा है, आप अगर इंजीनियर है और आपका बेटा भी अगर दरोगा बनना चाहेगा तो फिर इसको शून्य से, उस ग्राउंड से शुरुआत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप व्यापारी बन जाते हैं, उद्यमी बन जाते हैं, तो आपका बेटा वहां से शुरू करेगा जहां से आप छोड़ के जाते हैं। तो इसलिए व्यापारियों से हमारी कोई, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे स्टेटमेंट को 30 सेकंड काटते हैं। जैसे हमने जमशेदपुर में कहा था कि सीओ को उठा के डोबो नदी में डुबा दो, हम आज भी कह रहे हैं, लेकिन किस सीओ को कहा हमने? वहां जो डोबो का सीओ है उसको डिबाने के लिए कहा। क्यों कहा? ना वो बेईमान आदमी 20,000 रुपया मोटेशन का मांग रहा था, हमने क्या बुरा कहा? हम आज भी कहेंगे। तो वे लोग क्या करते हैं, 30 सेकंड को चला देते हैं। व्यापारी लोग भी बोले कि नहीं, आप तो खाली किसानों की बात करते हैं। बोला व्यापार तो हमने कब आरोप लगाया भाई? हमने ये कहा कि एक लीडर व्यापारी ना हो। एक लीडर अगर व्यापारी की तरह सोचेगा, एक लीडर अगर व्यापारी की तरह बनेगा तो व्यापार का ही काम करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक लीडर को लीडर बनना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे 30 सेकंड की क्लिप को चला देते हैं और वे लोग भी बड़ा आश्चर्य लगता है। लोकसभा के चुनाव में भी वही हुआ, सांसद के साथ हमारी फोटो है तो लोग चिपका दिए दीवार में। चौधरी जी के साथ हमारा फोटो कैसे नहीं रहेगा भाई? हम लोग लीडर तो आज है ना, कल हम लोग प्लेयर थे, खेलते थे, वे लोग चीफ गेस्ट बन के मिलते थे। दुलू महतो से फोटो होगा, मथुरा प्रसाद महतो से फोटो होगा, अमर बावरी से होगा, जयप्रकाश भाई पटेल से होगा, रणविजय सिंह जी से फोटो होगा, हमारा बाबूलाल मरांडी से फोटो होगा। खेल के मैदान में मिलना है भाई। हम लोग वो राजनीति के चैंपियन थे, हम लोग खेल के मैदान के चैंपियन थे। ट्रॉफी लेने के लिए जाते थे तो फोटो तो आएगा ही। तो उन फोटो को लोगों ने वायरल किया। गजब हम लोग का माइंड भी है, हमारे लोग भी गजब की आज चीजों को समझ नहीं पाए। तो विधानसभा के चुनाव में उससे कई ज्यादा गुना षड्यंत्र होंगे, इसलिए आप अपनी मेंटली को प्रिपेयर रखिएगा। और विशेषकर जो युवा मोर्चा हमारे इस गांव में होंगे, जहां नेगेटिविटी, हमारे किसी भी प्रत्याशी को लेकर अगर कोई भ्रम फैलाया जाएगा, आप वहां तुरंत पॉजिटिव कीजिएगा। जैसे उदाहरण के लिए पीरटाट के कुछ गाँव में क्या था, खासकर आदिवासी परिवार, चूंकि आदिवासी वोट भी हमें आने लगा था, तो उन्होंने क्या किया, चंद्रप्रकाश चौधरी और मेरी जो फोटो है आदिवासी के दीवार में जाकर चिपका दिया। तो अगर हमारे कार्यकर्ता वहां एक्टिव होते हैं तो वो भी एक काम करते, हेमंत सोरेन और मोदी की फोटो को चिपका देते वहां। क्या भाई, हेमंत सोरेन जी और मोदी जी बैठे एक साथ, उसी फोटो को चिपका देते। लंबोदर महतो और मथुरा महतो एक साथ बैठे थे, उसको चिपका देते। और हमको तो यह सुनने में आया है कि निरसा में जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, यानी आजसू और जेएमएम, उनके दो बड़े नेता निरसा में मिले थे और इनमें डील हुआ था कि कुछ भी हो जाए जरा महतो नहीं जीतना चाहिए। कई दोनों का तो मकसद यही है कि तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा, मेरे बाद मेरा बेटा, लेकिन ये आएगा नौतन नेता बना देगा। यही नेता में डील हुआ था। क्योंकि अभी हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं और मीडिया लोग हमारी बात को कैप्चर कर रहे हैं, इसलिए हम कहना नहीं चाहेंगे बात को खोलकर, उनका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ऑथेंटिक प्रमाण नहीं मिला। दो बड़े नेता यही निरसा की धरती में, क्योंकि टुंडी में लोग जान जाते हैं। गिरिडीह लोकसभा हमारा गढ़ था ना भाई, वहां पूरा जोश खरोश में थे नौजवान, तो लोग छुप के निरसा आके मीटिंग किया था कि कुछ भी हो जाए जयराम महतो को वोट नहीं जाना चाहिए। और माहौल भी था। कई ऐसे गांव में जहां आजसू वाले गए, अगर उनको बोला कि नहीं वोट आपका नहीं, तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, अब हमको नहीं देते कोई बात नहीं, जेएमएम को देना। जेएमएम वालों ने कहा अगर आप हमको वोट नहीं देते कोई बात नहीं, आजसू को देना है। क्यों ना, मकसद वही है, मकसद उनका वही है, मकसद उनका वही है, अपने परिवार की प्रॉपर्टी को बढ़ाना, मकसद उनका वही है। और आज एक नया सा लड़का उनके बीच में घुसा है और तमाम मुद्दों के साथ जनता को परिचय करवा रहा है। देखिए, कभी भी अगर हम एक विधायक बन के आते हैं ना तो इनको खतरा नहीं होता, अरे चलो अपने 81 में कहीं लड़ रहे हैं, हमको क्या। लेकिन ये पूरे राज्य को आप नेतृत्व करने आए हैं ना, इनको तकलीफ है उस बात की, इनको उस बात की तकलीफ है कि ये लोगों को अपने साथ जोड़ता है, लोगों को हमारी जो, जिसको हम लोग ढक के रखे हैं उनको उजागर करता है और बड़े शानदार शब्दों में समझा देता है। जैसे हमने रामगढ़ तो वहां सवाल किए कि क्लासिक कॉल किसका है, सांसद महोदय जरा बताइए, तो पता चला पर भैया के लगे सब तो विधायक तो है, घर के लोग विधायक, सांसद तो है, विधायक तो है, आज ठीक हो तो ही वही, बाकी हमने झाल बजवाइयो 5 वोट लेकर। तो इसलिए 2024 का जो चुनाव होगा ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होगा, ये बड़ा निर्णायक चुनाव होगा। ये चुनाव जीत केवल जीत नहीं होगी, ये विस्थापितों को एक नया साहस देगा। वे विस्थापित जो माइथन डैम से, पंचेत डैम से,
एफसीआई सिंदरी से विस्थापित हुए हैं, उनको ताकत मिलेगा। हमारी जीत से उन नौजवानों को हौसला मिलेगा जो अपने जीवन का बहुमूल्य 10 साल हजारीबाग की किसी लॉज में, रांची के, धनबाद के, बोकारो के, दुमका के किसी लॉज में 10 साल बिता देते हैं। किसी के माथे का बाल आधा सफेद हो जाता है, किसी का आधा उड़ जाता है, तो किसी के आंख में चश्मा चढ़ जाता है। हमारी जीत उनकी जीत होगी। इसलिए आज हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज हमारा संघर्ष ही हमारे इस चुनाव की गाथा को लिखने का काम करेगा। और हम लोग आशा करते हैं और पूरे विश्वास के साथ हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जितना मेहनत करेंगे उतने सीट हमारे पक्ष में और हमारे परिणाम के लिए होंगे। इसलिए आप सभी आज इस सभागार से जब जाएं तो अपने आप से ये प्रण लेकर जाएं कि आप अपना 100% विधानसभा के चुनाव तक JBKSS और उनके तमाम जो प्रत्याशी बन के आएंगे, उस तमाम संगठन के जो पदाधिकारी होंगे, उनके साथ साथ कदम से कदम ताल मिलाकर चलेंगे। और विधानसभा चुनाव जब तक संपन्न नहीं हो जाए तब तक आपकी ऊर्जा, आपका लय और आपका विश्वास बरकरार है। पुनः ज्यादा समय नहीं लेंगे। बेशक शाम की बेला है, बेशक ये शाम की बेला है, ढलते हुए सूरज के साथ ढलते हुए सूरज के साथ एक नई उम्मीदों के नए सूरज का उदय भी हो रहा है। बेशक आज शाम को सूरज ढल रहा है, जैसे हमारा सम्मेलन समाप्त होगा सूरज ढल चुका होगा, लेकिन इस ढलते हुए सूरज के साथ हम एक उगते हुए सूरज का संदेश लेकर जाएंगे और उस उगते हुए सूरज का लक्ष्य होगा आगामी विधानसभा का चुनाव। आज चूंकि लोकसभा का चुनाव जब हम लोग लड़ रहे थे तो ये सवाल आया था कि लोकसभा का चुनाव क्यों। तो आपने देखा केंद्रीय मंत्री आए, कोयला केंद्रीय मंत्री आए, जब वो आए तो मैंने भी उनका स्वागत किया कि दल आपका अलग हो सकता है, विचार अलग हो सकता है, लेकिन आप इसी भारतवर्ष की मिट्टी के बेटा हैं, तो आपको एक संदेश देंगे कि आप कोयलांचल की आग के साथ साथ जो विस्थापित लोग हैं उनके कलेजे में जो आग लगा उसको देख कर जाए। तो हमने पहला मुद्दा यही रखा था कि अगर हम लोग लोकसभा जाते हैं तो सबसे पहले जो विस्थापित का विषय आता है, जो भूमि अधिग्रहण का विषय आता है, जो माइंस का विषय आता है, जो प्रदूषण और पर्यावरण का विषय आता है, उसे हम लोग जब देश पर चर्चा होगी नेशनल डिस्कस का हिस्सा बनाएंगे, वहां अपनी बातों को रखेंगे। बल्कि वहां हम लोग ये मांग भी करेंगे कि जिन जिन परियोजना का कार्य झारखंड में चलता है, चाहे DVC रहे, चाहे कोल इंडिया रहे, उसका हेडक्वार्टर भी कलकत्ता ना होके झारखंड होना चाहिए। इन मुद्दों के साथ हम लोग लोकसभा जाने की तैयारी में थे। अफसोस लोकसभा के सदन में झारखंड के मुद्दों को रखने का अवसर तो नहीं मिला, चूक हो गई। लेकिन अब विधानसभा को जो चुनाव होगा इस राज्य की एक मजबूत स्थानीय नीति के लिए होगा। विधानसभा को जो चुनाव होगा, लाखों छात्र जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ बनने का ख्वाब अपने मन में सजा कर रखे हैं, उनके लिए एक बेहतर नियोजन नीति बनाने का ये लड़ाई होगा। विधानसभा का चुनाव स्थानीय नीति का मुद्दा होगा, विधानसभा का चुनाव नियोजन नीति का मुद्दा होगा, विधानसभा का चुनाव राज्य की शिक्षा, राज्य की कृषि, राज्य की स्वास्थ्य नीति को बेहतर करने का होगा, ताकि हमारे लोग जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का गठन किया गया था, जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का गठन किया गया था, वह उद्देश्य शायद पूरा हो। आज 24 साल हो गए झारखंड अलग राज्य हुए, खनिजों से लबालब भरा हुआ ये झारखंड राज्य, विश्व के मानचित्र में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाला ये झारखंड राज्य, 40% खनिज देने वाला ये झारखंड राज्य, 27% अकेले कोयला देने वाला ये झारखंड राज्य, 80 प्रकार के तत्व मिनरल्स देने वाला ये झारखंड राज्य जब पलट कर एक सवाल करता है कि हमने ये राज्य किन के लिए बनाया था, ये राज्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना था, तो आज भी राजनेता गौन हो जाते हैं, आज भी राजनेता मौन हो जाते हैं। और उनका मौन होना, उनका गौन होना स्वाभाविक है, क्योंकि जाइए उनका गौन होना तो प्रमाण हो जाता है जब राज्य की सबसे बड़ी स्वास्थ्य केंद्र रिम्स को फटकार लगाता है हाईकोर्ट के माध्यम से उसको फटकार लगाया जाता है कि यदि आप व्यवस्था नहीं दे पाते तो रिम्स को बंद कीजिए।
ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, हाईकोर्ट का फटकार है। देखो तो किसके लिए राज्य भाई? आप हमारी स्वास्थ्य की जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, आप हमारी शिक्षा की जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, आप हमारे रोजगार की जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। अभी जो बहाली आई आपने देखा, अभी जो नगर निगम की जो बहाली आई आज उसमें आप देख सकते हैं एक पन्ने, हालांकि 77 बहालियां हैं लेकिन एक पन्ने में 28 लोगों का नाम का जिक्र है। उस 28 में 17 या 18 लोग हैं इस राज्य से नहीं है। तो क्यों ये राज्य बना? किस उद्देश्य से ये राज्य बना? किनके लिए राज्य बना? आप हमारे स्वास्थ्य का जिम्मा नहीं लेंगे, आप हमारी शिक्षा का जिम्मा नहीं लेंगे, आप हमारे रोजगार का जिम्मा नहीं लेंगे, आप हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा का जिम्मा नहीं लेंगे, आप बढ़ते हुए पलायन को रोकने का जिम्मा नहीं लेंगे, आप किसानों की खेती को बेहतर करने का जिम्मा नहीं लेंगे। तो क्यों ये राज्य बना? क्यों ये राज्य बना था? आज इस राज्य को बनाने के लिए बिरसा भगवान ने खून की उल्टियां की थी क्या इसी दिन के लिए? शहीद निर्मल महतो के कलेजे में जो गोली चली थी, आज भी झारखंड के वातावरण में, आज भी झारखंड की भूमि में वो खून की छींटे आज भी अपनी खुशबू के महकते हुए खुशबू का छाप छोड़ के बैठी है। और साथ ही साथ इंसाफ, आज वो खून की बूंदे आज भी इंसाफ मांग रही कि किसके लिए झारखंड? किसके लिए झारखंड? किन लोगों के लिए हमने झारखंड बनाया था? आज असंख्य बलिदान, असंख्य शहादतों के बाद बना हुआ यह झारखंड। कहां ये झारखंड? किन के लिए झारखंड? आज हम लोग हर एक जगह संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हर एक जगह नौकरी की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, आउटसोर्सिंग की बात करें, टेंडर की बात करें, हर एक जगह हम लोग संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आज अगर शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हर एक जगह हम संघर्ष कर रहे थे। राज्य किनके लिए बना? इसलिए आज हमें लगता है कि झारखंड की मिट्टी में एक नया संग्राम चाहिए, कि झारखंड की मिट्टी में एक नया संग्राम चाहिए। और एक अकेले से क्या होगा? हर एक घर को एक जयराम चाहिए। तैयार हैं आप? हर एक घर को, हर एक आंगन को, हर एक चौक चौराहे को, हर एक गांव को, हर एक कस्बों के इंतजाम चाहिए। क्योंकि एक अकेला क्या करेगा? आज जो झारखंड की समस्या है, मैं आज भी कह रहा हूं, मीडिया के सामने कह रहा हूं, अगर माथेन, पंचेत, सिंदरी, झरिया, बागमारा, कहीं के विस्थापित, कहीं के जो शोषित वंचित झारखंड के लोग हैं, और कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान, अगर उनकी समस्याओं का समाधान मेरे सर से होता है, आप थाली लेकर आइए, मैं अपना सर परोस दूंगा। अगर मेरे झारखंड के शोषित, वंचित, विस्थापित, पीड़ित लोगों की समस्या का समाधान मेरे गर्दन से होता है, तब थाली लेकर आए, मैं अपनी गर्दन को काट के परोस दूंगा। लेकिन क्या समाधान होगा? नहीं होगा। क्या एक गर्दन से, एक लड़के के शहादत से, एक लड़के के त्याग से समस्या का समाधान होगा? नहीं होगा। 32,000 गांव, 32,000 समस्याएं, तो 32,000 समस्या को करना है निदान, तो हर एक घर से लेकर आना होगा एक जरा। कहां जाएंगे हम लोग? एक समय में, एक क्षण में कहां भागीदारी देंगे? एक दिन हमें अचानक 4 को फोन आया कि दादा यहाँ एक्सीडेंट हुआ, यहाँ धरने पर बैठे हैं, यहाँ मामला है, यहाँ धरने पर बैठे। हमने 4 जगह, हम कहां जाएंगे? आप नेतृत्व कीजिए। हाँ, हमने एक चीज कहा, झूठ कहा, खाली बोल दीजिए कि टाइगर आ रहा है। क्या समझते भी? सही बात है ना? समझे? कोल्हान ने बन्ना गुप्ता जी अपना खोटा कबाड़ के ले गए थे ना अपने हाथे से, खाली क्या बोले थे? टाइगर आ रहा है, पुलिया पार कर रहा है। झूठ नहीं बोला, कुछ सामने। वहां बन्ना गुप्ता जी मंत्री महोदय एक महिला उनकी जमीन पर कब्जा लगाकर बैठे थे, चारों तरफ बैनर, होर्डिंग, पोस्टर लगा के बैठे थे। हमने खाली इतना कहा कोहली हम पुरलिया पार कर रहे हैं, वहां के पदाधिकारी आके बोले कि सर माहौल खराब मत कीजिए, सुने टाइगर पुरलिया पार कर रहा है। और सही बात है, कोल्हान को आज भी, चूंकि देखिए जब कोल्हान पागल होगा ना, तो कोल्हान का ही मिट्टी है जहां सांसद सुनील महतो को 12 गोलियां दागा गया था। इसलिए सही में बन्ना गुप्ता को पीछे हटना पड़ा। उसको भी मालूम है कि जो खेपा रहा है ना, ये भी उसी टाइप का आदमी है। तो इसलिए हमने भी उनको कहा कि आप खाली बोल दीजिए कि हमारे, हर जगह मुआवजा बढ़ता गया।
2 से 4, 4 से 6, 7, 8, 9, 10 फाइनल, एक दिन में 4 जगह। तो इसलिए हमें लगता है हर किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको मेहनत और संघर्ष के साथ साथ जनता के दिलों में अपना स्थान को बनाना होगा, क्योंकि 81 सीटों पे हम लड़ेंगे नहीं। सिंदरी आए तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि सिंदरी लड़िए, डुमरी जाते हैं तो डुमरी वाले डुमरी बोलते हैं, टुंडी वाले टुंडी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए नेतृत्व हम लोग एक अवसर लेकर आए हैं कि हर एक नौजवान को नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा, और बिल्कुल अच्छा नेतृत्व हुआ है, हर कोई अच्छा काम कर रहा है, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, सबको अच्छा काम कर रहा है। शैलेश जी भी गोमिया का मोर्चा अच्छा टाइट संभाल के रखते हैं, देखन में छोटन घाव करे गंभीर। राजकिशोर चौधरी जी 4.5 फीट के हैं, लेकिन बड़का गांव को हिला के रखते हैं, एनटीपीसी से आंख मिला के बात करते हैं। तो ये तो ताकत दिया है, ये ताकत दिया है, आपको ये मानना होगा। ये माहौल 24 साल के झारखंड में कभी नहीं था। ये जो आज जो हिम्मतें आई है, कंपनी से आंख मिलाना, पदाधिकारियों से आंख मिलाना, टेबल टॉक पर ठोक के बात करना, ये माहौल अगर कभी था तो दिखाइए। एक दो नेता ऐसा कभी कभी करते थे, जो थोड़ा होते थे उस टाइप के नेता। आज पूरा झारखंड आंख मिला रहा है, कोल्हान आंख मिला रहा है। अरे रामगढ़ में तो फणसर छोड़िए, हमारी 2 दीदी है फूलो जानो, क्या कह रहे फणसर, हाँ 2 दीदी का नाम वहाँ फूलो जानो है। 5 करोड़ लोग खाली अकेले, मतलब रामगढ़ में महिलाओं के नेतृत्व में, पुरुष लोग को छोड़ देते हैं, लोग बुरा नहीं मानेंगे सभी। तो ये माहौल नहीं था, ये माहौल नहीं था। क्यों ना? इस बार मूल मंत्र साफ है कि सिर्फ एक्शन नहीं होगा, ज्यादा कुछ हुआ तो एक्शन का रिएक्शन होगा, बिल्कुल रिएक्शन होगा। इस बार केवल एक्शन नहीं होगा, एक्शन वे लोग करते हैं, कौन करते हैं? बेईमान, शैतान, चोर, लुटेरे लोग एक्शन करते हैं। एक्शन कैसा करते हैं? ना कभी मणिनाथ मंडल की हत्या कर देते हैं, कभी गुरदास चटर्जी की हत्या होती है, कभी रसिक हांसदा की हत्या होती है, कभी नेपाल रवानी की हत्या होती है, कभी शहीद सत्यनाथ महतो की हत्या होती है, तो कभी सुरेश महतो की हत्या होती है। ये वो एक्शन करते हैं, लेकिन रिएक्शन हम लोग नहीं करते। तो इसलिए आज जो माहौल तैयार हुआ है, आज जो माहौल, एक आम व्यक्ति जो भयभीत वातावरण से बाहर आया है और आके जो सामना कर रहा है उनका, इस माहौल में बस एक ही है कि एक्शन करने की भूल ना करें, हम लोग रिएक्शन करें। हम लोग दोनों मूड में हैं, संघर्ष भी करेंगे और संग्राम भी करेंगे। आप किस मूड से मिलना चाहते हैं आप पे डिपेंड है। हम लोग श्रीमान लगा के भी बात करते हैं और अरे करके भी बात करते हैं। ये हम लोग कहते हैं कि श्रीमान वीडियो महोदय, ये बोलते हैं अरे वीडियो, ये भी बोलते हैं। ये आप पे तय करता है आप हमारी किस भाषा से परिचय होना चाहते हैं। हम कहते हैं आगे भी कहेंगे, क्योंकि हम गए अपने घर में बैठे तो बहुत सारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बोले ये चीज कर रहे हो आप, रे रे बोलते हैं। तो हम भी बोले आप ठीक है बोलते हैं, गलत बोल रहे। हम भी मीडिया में बोले कि नहीं हम ये गलत बोल रहे हैं। अचानक एक मजदूर हमको मैसेज करता है कि दादा आप रे बोलने से तो तकलीफ हो गया, आके देखिएगा कोलियरी में हम लोग रोज माँ बहन की गालियां सुनते हैं। जो कहां से मैं कह रहा हूं वो कमेंट अभी भी हमारे चैनल में पड़ा हुआ यूट्यूब में। पहले उन्होंने कमेंट किया, नंबर मांगा, हम नंबर दिया कि दादा आपने माफी क्यों मांगा? आप पदाधिकारी से रे लगा के बात करते, किसने आपको माफी मांगने कहा? कि झारखंड 100 कॉल्ड पढ़े लिखों का टेबल है, कितने लोग हैं वो? 2% है, 1% है। आप मजदूरों की आवाज है, रे में ही बात कीजिए, हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। आप रे बोले उनको दिखा, हमें भद्दी भद्दी गालियां प्रखंड कार्यालय से लेके उपायुक्त कार्यालय में दी जाती है, किसी को नहीं दिखता है दादा। हमें ये बड़े बड़े ठेकेदार, ये मैनेजर, ये हमारे घर की बहनों को, बेटियों को लेकर गालियां देते हैं, किसी को नहीं दिखता है दादा। आप मजदूरों की आवाज है, आप रे बोलते हैं, बोलिए, हम आपके साथ कहते हैं। बिल्कुल, हम श्रीमान वीडियो साहब भी बोलते हैं और रे वीडियो साहब भी बोलते हैं। ये आप पे तय है कि आप हमारे किस रूप से परिचय होना चाहते हैं। नहीं, हम माफी मांगने आज के बाद, उस मजदूर की बात को सुनने के बाद हम वचन वापस लेते हैं। हम अपने रे कहे हुए शब्द पे बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे, नहीं मांगे माफी, क्योंकि हम 100 कॉल्ड पढ़े लिखों के लिए नहीं आए हैं। वो विलायत में भी जाके अपना जीवन काट लेंगे। हम कोयला के खदानों में शोषित हो रहे मजदूरों की आवाज बन के आए। क्या हम गलत कह रहे हैं बताइए? क्या ये निकट के सामने का थाना? हम पहले कह रहे थे कि यहाँ बहुत सारे थाना प्रभारी भी आए हैं,
पुलिसकर्मी में आए हैं, अगर वो चपरासी है, चाहे हवलदार है, चाहे जमादार है, चाहे जूता सिलाई करने वाला है, अगर वो ईमानदार है तो मेरा उनको नमस्कार। जाइए प्रखंड कार्यालय, देखिए गांव में किस भाषा में बात होती है। जाइए किसी ठेकेदार से मिलिए, जानवर से बुरा बर्ताव, ठेकेदार से मिलिए, जानवर से बुरा बर्ताव किया जाता है झारखंडियों के साथ। इसीलिए मेरा ये रे 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 भाषा हम माफी नहीं मांगते, क्योंकि हम सो कॉल्ड पढ़े लिखों के लिए नहीं आए हैं। मैं उन 95% शोषित लोगों के लिए आया हूं जो तमाम ऑफिस में, तमाम कार्यालय में, तमाम कर्मचारी के रूप में, एक मजदूर के रूप में रोज भद्दी भद्दी गालियां सुनते हैं। मैं उनकी गालियों का एक्शन का रिएक्शन लेके आया। इसलिए मैंने भी एहसास किया कि बड़ी बात कहा है इसने। आज भी मेरे किसी वीडियो में कमेंट में देखिए, उसने लिखा है कि आप माफी क्यों मांगे। हम उस वीडियो में माफी मांग रहे थे कि आपने इस रे रे का शब्द प्रयोग किया है। बोले भाई माफी मांगते हैं किसी को, लेकिन जब वो कमेंट हमने खुद पढ़ा, बोला नहीं यार सही बात बोल रहा है। हम ये 2-4 पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं आए हैं। पढ़े लिखे लोग कहीं भी जीवन यापन कर लेंगे, 100% पढ़े लिखे भी नहीं, 100% पढ़े लिखे। एक पढ़ा लिखा अलग होता है, 100% पढ़ा लिखा अलग होता है। हम तो उनके लिए आए हैं ना भाई, जो थाना में सताए जाते हैं, जो ब्लॉक में सताए जाते हैं, जो माइंस में सताए जाते हैं, जो एमपीएल में सताए जाते हैं, जो सिंदरी एससीसी में सताए जाते हैं। हम तो उनके लिए आए हैं। इसीलिए हमारी भाषा गलत नहीं है। मेरे अंदर ये जो आग है, ये मेरी नहीं, उन मजदूरों की आग है जो रोज सुबह से लेकर शाम तक काम के दरमियान गालियां सुनते हैं। अभी एक आईएएस का वीडियो वायरल आपने देखा होगा। वो कह रहे हैं कि जो शिक्षक चप्पल पहन के आएंगे उसी चप्पल से खोल कर उनको मारेंगे। ये आईएएस की भाषा थी। हम तो स्वीकार करते हैं, हम लोग 29 साल के लड़के हैं, नौजवान हैं, हम लोग दिशाहीन हो सकते हैं, हम लोग उत्साही हो सकते हैं। आईएएस की भाषा है, तब है तोबा क्यों नहीं मचा। एक आईएएस की भाषा है। जो आईएएस एक शिक्षक से पढ़ के आईएएस बना है और वो कह रहा है कि अगर चप्पल पहन के आएंगे तो चप्पल से मारेंगे, तो अगर आईएएस गलती करेंगे तो उसको कैसे मारेंगे। अगर एक पदाधिकारी अगर वो गलती करेगा तो उसको क्या करेंगे, चुमा लेंगे। हम तो वही करने आए हैं। आने दीजिए हम लोग को। जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, और जो लोग बेईमान है और झुमरा पहाड़ के पार है, झुमरा के पार है। क्या डर भय नहीं लगता, कोई डर भय से हमको नहीं लगता। आपको भी डर भय लगेगा तो याद कीजिएगा सुरेश महतो की शहादत को। यदि आपको किसी पदाधिकारी से, किसी बहुत बड़े पावर वाले इंसान से, किसी रुतबे वाले इंसान से जब भी आपको डर लगेगा, आप सुरेश महतो को याद कीजिएगा। निर्मल दास सुनील लगोर, चूंकि वो कोल्हान आप जा पा रहे कि नहीं, आप यही बगल में सुरेश दा की प्रतिमा है आपका भौरा के पास, याद कीजिएगा। उस शख्स को जीते जी आंखों की जो आंखें थी ये निकाल के बाहर फेंक दिया। उस शख्स को जीते जी दोनों हाथों को, दोनों पांव को काट दिया गया था। उससे बुरा मारेंगे क्या ये हमें, उससे बुरा मारेंगे क्या ये। ठीक है, आईएएस आईपीएस कीजिए जो करना है, क्या कीजिएगा। इनके सामने को खाली फर्जी केस होता है, उससे ज्यादा क्या करेंगे। सुरेश महतो से बुरा मारेंगे क्या ये हम लोग। इसलिए यदि आपको डर लगे किसी आईएएस से, किसी आईपीएस से, जो गलत आईएएस आईपीएस, क्योंकि मेरे वीडियो को बहुत कम काट के ये फॉरवर्ड करते हैं डीसीएस। देखिए जरा महतो क्या बोल रहा है, पूरा नहीं सुनाते हैं। जब भी आपको डर लगे उनको याद कीजिएगा। हम हमेशा उन्हीं को पढ़ते हैं, इन्हीं किताबों को हम पढ़ते हैं। इसीलिए हमारे इतने विषेले हो गए हैं। और सही में हमको लगता है इनको अगर सामने कोई मिल जाएगा ना, काट देंगे तो विष से मर जाएगा, इतना विषेला हो गया। 2 साल से एकदम घोंट घोंट के विष पी रहे हैं। आज सुरुंगा का मामला लीजिए, 6 लोगों को मारपीट किया गया, उनका बाप का जमीन और उनको मारा पीटा जा रहा है। तो क्या करेंगे वे लोग। अगर कलम से न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, कुल्हाड़ी ही बचता है। क्या करेंगे भैया, कलम से अगर न्याय नहीं मिलता है तो वे कुल्हाड़ी की ओर जाएंगे। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप इतने विषाक्त कैसे हो गए। आप एक पीएचडी करने वाले छात्र हैं, इतना अच्छा आपको इतिहास की जानकारी है, इतनी अच्छी आपका भूगोल में पकड़ है, इतना आप अच्छा राजनीति को समझते हैं, इतना अच्छा आप विज्ञान को समझते हैं, इतना अच्छा आप नीतियों को समझते हैं, और ये भाषा आपकी। हमने कहा सर हमारे साथ 2 दिन तो रहिए, हमारे साथ 2 दिन रहिए, आपकी भाषा वही हो जाएगी। नहीं बताइए क्या कसूर है उनका, उनके बाप की जमीन है।
आप जबरदस्ती डाउन कर रहे हैं। 6 लोगों को मारपीट किया गया, यहाँ तो मारपीट हुआ, मर्डर हुआ, इतिहास को छोड़िए, अभी हाल की घटना है। तो भाई हम किससे उम्मीद करें और कहां उम्मीद करें? इसलिए आज हमें लगता है कि उनकी उम्मीद बनकर हम लोग आए हैं और उनकी उम्मीद को पूरा करने के लिए आज हमें इस संघर्ष और संग्राम के साथ चलना होगा। जो लोग इस राज को लूटने के मकसद से आए हैं वो अपने आप को सचेत करें। आज इस राज की तस्वीर को बदलने के लिए, इस राज की तकदीर को बदलने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है, जो कदम बढ़ाया है, इसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमें संघर्ष की आवश्यकता है। और ये संघर्ष उसे हमें कभी पीछे नहीं हटेंगे, ना ही झुकने का काम करेंगे। क्या आप तैयार है ना? विधानसभा का चुनाव, उसके लिए आप तैयार हैं? तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।